अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सबों की पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो जैसा कि हमने पिछले 4 लेक्चर में AS20 अर्निंग पर शेयर के ढेर सारे क्वेश्चंस किए हैं और लगभग 50% कॉन्सेप्ट जो है अर्निंग पर शेयर AS20 का हमने क्लियर कर लिया है। तो आज हमने ये डिसाइड किया है कि मैंने जितना भी पहले एग्जांपल्स वगैरह अर्निंग पर शेयर वगैरह जितना भी उसके टाइप्स है, जितना भी चीज़ करवाया हूँ, जो जो क्वेश्चन बनवाया हूँ, उन सभी का थ्योरी आज मैं कराने जा रहा हूँ। तो आज का लेक्चर उन्हीं के लिए डेडिकेटेड है जो पिछला चारों लेक्चर को किया हुआ है। जिन्होंने AS20 का पिछला लेक्चर नहीं किया है उनको आज का ये थ्योरी वाला लेक्चर बहुत ही बोरिंग लगने वाला है, लेकिन जिन्होंने AS20 का पूरा पार्ट 1 से लेकर जितना भी वीडियो मैंने 3-4 वीडियो अपलोड किया है, जिन्होंने उन सभी वीडियो को करा होगा उसको मक्खन की तरह समझ में आएगा, क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट मैंने पिछले 4 वीडियो में क्लियर किया है और आज उसी का थ्योरी मैं करवाने वाला हूँ। इसीलिए मैं अभी भी कह रहा हूँ कि जो बच्चे पिछला 4 लेक्चर AS20 का नहीं देखे हैं वो पहले AS20 का 4 लेक्चर जाकर देख लें, फिर आ जाएँ वो थ्योरी वाले पोर्शन पे। तो चलिए शुरू करते हैं AS20 अर्निंग पर शेयर का थ्योरी। तो जो थ्योरी मैं अभी डिस्कस करने वाला हूं उसका एक ओवरव्यू मैंने पहले ही लेक्चर में आप लोगों को दिया था पार्ट 1 में। तो चलिए देखते हैं थ्योरी। दिस स्टैंडर्ड AS20 की बात हो रही है अर्निंग पर शेयर। अब ये कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, किस किस कंपनी को इसको फॉलो करना है, किस किस को एग्जम्पशन है, वो सब बताया गया पॉइंट 1 में। तो पॉइंट 1 में क्या हमारा, दिस स्टैंडर्ड इज एप्लीकेबल टू ऑल एंटिटीज ऑन विच इंड AS डज नॉट अप्लाई एक्सेप्ट वेयर एंटिटी हैज एग्जम्पशन और रिलैक्सेशन। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्टैंडर्ड है हमारा AS20 वे उन सभी एंटिटीज पर अप्लाई होते हैं जिन पर इंड AS अप्लाई नहीं होते। इंड AS किन पर अप्लाई होते हैं, बिग कंपनी, जो बड़े बड़े कंपनी होते हैं उस पर AS20 अप्लाई नहीं होते, उन पर अप्लाई होते हैं इंड AS। क्यों, ऐसा क्यों? तो फिर AS20 जो अर्निंग पर शेयर, तो बड़े बड़े कंपनी भी तो लिस्टेड होते हैं, तो उन पर कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लागू होता? तो उन पर जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 लागू नहीं होता है, उन पर लागू होता है इंड AS। इंड AS जो है वो बड़े बड़े एंटिटी पर लागू होता है और इंड AS का अपना एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, अपना एक स्टैंडर्ड है अर्निंग पर शेयर पे। इसीलिए कहा गया कि ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है 20 ये उन कंपनी पर अप्लाई नहीं होता जिन पर इंड AS अप्लाई होता है, क्योंकि उनके लिए तो एक सेपरेट स्टैंडर्ड है ही, तो इसीलिए ये वाला स्टैंडर्ड उन पर अप्लाई नहीं होता। और किस पर अप्लाई नहीं होता, एंटिटी हैज वेयर एंटिटी हैज एग्जम्पशन और रिलैक्सेशन। जिस एंटिटी या कंपनी को एग्जम्पशन या रिलैक्सेशन दिया गया वो अप्लाई नहीं करते हैं। जैसे कंपनी जो है 2 तरह की है, स्मॉल एंड मीडियम कंपनी और दूसरी है नॉन स्मॉल एंड मीडियम कंपनी। तो जो स्मॉल एंड मीडियम कंपनी है उसको फुल एग्जम्पशन है AS20 का, और जो नॉन SMC है उस पर AS20 एप्लीकेबल है। अच्छा, जो ये स्मॉल एंड मीडियम कंपनी है इसको फुल एग्जम्पशन AS20 का, लेकिन अगर कोई स्मॉल कंपनी ये कहे कि नहीं हम तो AS20 अप्लाई करेंगे ही, पालन करेंगे, यहाँ करो, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। लेकिन हमारा AS क्या कहता है, SMC को फुल एग्जम्पशन है और नॉन SMC को पूरा एप्लीकेबल है ये AS20। और फिर एंटिटीज लेवल 1 और लेवल 2, 3, 4 में डिवाइड किया गया। लेवल 1 जो है इसको समझो कुछ बड़ा एंटिटी, कोई बड़ा एंटिटी है लेवल 1। ये सारा ये जो SMC नॉन SMC एंटिटीज वगैरह का कॉन्सेप्ट है, इसके लिए एक अलग से चैप्टर है, वो मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से चार्ट के थ्रू समझा दूंगा। तो एंटिटी में जो लेवल 1 एंटिटी है उस पर AS20 एप्लीकेबल है, क्योंकि ये बड़े एंटिटीज होते हैं, इस पर AS20 क्या एप्लीकेबल है। लेकिन लेवल 2, 3, 4 जो है उनको फुल एग्जम्पशन है, क्योंकि ये छोटे एंटिटीज होते हैं, इसीलिए इनको फुल्ली एग्जम्पशन दिया गया है AS20 से। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इतना दिन से जो अर्निंग पर शेयर पढ़ रहे हैं वो है क्या। तो अर्निंग पर शेयर रिप्रेजेंट्स अर्निंग अट्रीब्यूटेबल टू ईच इक्विटी शेयर होल्डर फॉर ए पीरियड। यानी कि अर्निंग पर शेयर क्या रिप्रेजेंट करता है, अर्निंग पर शेयर ये रिप्रेजेंट करता है कि एक पार्टिकुलर पीरियड के दौरान एक शेयर होल्डर ने, कौन सा शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर,
एक इक्विटी शेयर होल्डर ने कितना अर्निंग किया, यानी कि एक साल में एक इक्विटी शेयर पे एक इक्विटी शेयर होल्डर ने कितना अर्निंग किया। मान लो किसी इक्विटी शेयर होल्डर ने एक इक्विटी शेयर खरीदा 100 रुपये का, और एक साल में उसका शेयर का अर्निंग हुआ है 2 रुपये, एक शेयर पे अर्निंग हुआ 2 रुपये, तो यही उसका अर्निंग पर शेयर है। इस सभी का कॉन्सेप्ट जो है क्वेश्चन में हमने बहुत अच्छे से क्लियर किया, जाके पिछला 4 लेक्चर देख लो तो ये मक्खन की तरह समझ में आ जाएगा। अर्निंग पर शेयर रिप्रेजेंट अर्निंग अट्रीब्यूटेबल टू ईच इक्विटी शेयर होल्डर फॉर अ पीरियड। अर्निंग पर शेयर दो तरह का होता है, बेसिक अर्निंग पर शेयर और डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। बेसिक अर्निंग पर शेयर जनरली हम लोग एफएम जो ग्रुप 2 में पढ़ेंगे उसमें यूज करेंगे, और ये बेसिक अर्निंग पर शेयर जो है ये पास्ट की बात करता है बेसिकली, और ये डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर जो है ये जो है फ्यूचर के बात करता है, कि शेयर के बारे में बताता है कि ऐसा हो सकता है। ये ज़्यादा बेटर होता है, इंफॉर्मेटिव भी होता है, प्रोडक्टिव होता है, फ्यूचरिस्टिक होता है, ये सारा चीज़ मैं पहले भी बता चुका हूँ। और फिर आते हैं बेसिक अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला। बेसिक अर्निंग पर शेयर में है अर्निंग अट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर अपॉन वेटेड एवरेज ऑफ नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर। तो इस पर तो हमने पिछले क्लास में भर भर के सम किया कि बेसिक अर्निंग पर शेयर को कैलकुलेट करते वक्त क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है, अर्निंग अट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर में क्या क्या एडजस्टमेंट हो सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, क्या क्या डाउट क्वेरी हो सकता है, सारा मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया आप लोगों को पिछला लेक्चर में। फिर है वेटेड एवरेज ऑफ नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर, ये भी मैंने आपको पूरा एडजस्टमेंट इस पर बता दिया है। तो ये था हमारा बेसिक अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि पिछला जो लेक्चर था उसमें AS20 को मैंने कितने अच्छे तरीक़ा से समझाया था कि कौन कौन सा कंपनी फॉलो करेगा नहीं करेगा, लेवल 1 एंटिटी 2 एंटिटी, सारी बातें मैंने यहाँ पे पिछले लेक्चर में बताई हैं। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि जिन्होंने पिछला लेक्चर नहीं देखा वो पहले जाकर एक बार देख लें। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि कैलकुलेशन ऑफ अर्निंग अट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, कैसे इसका कैलकुलेशन होता है। तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया होगा क्वेश्चन में, अगर इसमें कोई रेक्टिफिकेशन है, मान लो कोई एरर होगा तो उसको पहले रेक्टिफाई कर लेंगे, फिर उसमें से आ जाएगा हमारा करेक्ट अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अगर कोई रेक्टिफिकेशन होगा तो, वरना सिर्फ अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स यहाँ पे लिखेंगे, फिर उसमें से लेस करेंगे इंटरेस्ट, यानी कि ये जो इंटरेस्ट अभी तक पे नहीं किया उसको पे कर दो। इंटरेस्ट पे करने के बाद हमारे पास बचेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स या अर्निंग बिफोर टैक्स, और फिर उसमें से अगर हम लोग लेस कर देंगे टैक्स एक्सपेंस तो हमारा क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट या अर्निंग आफ्टर टैक्स, जिसको कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी कहा जाता है। फिर उसमें से लेस करेंगे प्रीफरेंस डिविडेंड, जिसमें होगा क्यूमुलेटिव प्रीफरेंस डिविडेंड, वो हमेशा माइनस करना, भले ही वो डिक्लेयर हो या ना हो। इसी तरीक़ा से नॉन क्यूमुलेटिव प्रीफरेंस डिविडेंड जो है ये तभी माइनस होगा जब ये डिक्लेयर होगा, अगर ये डिक्लेयर नहीं है तो क्या करेंगे, इसको माइनस नहीं करेंगे। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो एज्यूम क्या करेंगे, प्रीफरेंस शेयर इज क्यूमुलेटिव। इफ़ क्वेश्चन इज साइलेंट फिर क्या एज्यूम करेंगे, डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड। अगर डिविडेंड को लेकर कुछ नहीं बोला, सिर्फ बोला क्यूमुलेटिव प्रीफरेंस शेयर, और डिविडेंड को लेकर कुछ नहीं बोला, तो हम लोग क्या मानेंगे कि जो डिविडेंड है वो क्या हो गया, डिक्लेयर हो गया। डू नॉट डिडक्ट एनी रिजर्व क्रिएटेड बाय एंटिटी, कोई भी रिजर्व जो एंटिटी बनाता है उसको अर्निंग अट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर में से डिडक्ट नहीं करो। क्यों, जैसे कि कोई जनरल रिजर्व हो, CRR हो वगैरह क्रिएट किया तो उसको डिडक्ट नहीं करेंगे, माइनस नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि ये जो है बाद में इक्विटी शेयर होल्डर वालों को ही मिलना है, इसीलिए इसको डिडक्ट नहीं करेंगे। अगर यहाँ से डिडक्ट कर भी लिए तो बाद में तो देना उन्हीं को, फिर से इसमें जोड़ना पड़ेगा कैलकुलेशन करते वक्त, इसीलिए बोला गया है कि इसको डिडक्ट मत करो। ये बात मैंने आपको पिछले लेक्चर में क्वेश्चंस में बहुत अच्छे तरीके से समझाया। और फिर कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज ऑफ नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर, तो इसका कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे, ये सारा बात मैंने आपको पहले के लेक्चर में एग्जाम्पल में बताया है, और यहाँ पे मैं उसका थ्योरी भी लिख दिया हूँ। तो आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या हुआ, आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर मीन्स दोज शेयर्स विच हैव बीन इशूड एंड सब्सक्राइब, वैसे इक्विटी शेयर जो इशू हो गए हैं और सब्सक्राइब भी हो चुके हैं, उसका मतलब है आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर। वेटेड एवरेज का क्या मतलब हुआ, इसमें कंसीडर करते हैं टाइम एज वेट टू कैलकुलेट एवरेज ऑफ सच शेयर। टाइम को हम लोग क्या मानते हैं, वेट। जैसे कोई शेयर हम लोग अगर 1 जुलाई को लिए हैं तो उसके लिए हम लोग वेट लेंगे 9 महीना। इसी तरीक़ा से 1 अप्रैल को कोई शेयर इशू हुआ है तो उसके लिए 12 महीना, बोनस इशू में तो पूरे 12 महीना के लिए हम लोग लेते हैं। ये सारा बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ।
अब देखो टाइम शुड बी कंसिडर्ड एज फॉलो, किस तरह से जो है वेटेड एवरेज में हम टाइम को कैसे फॉलो करेंगे। तो जैसे कोई फ्रेश इशू हुआ, इस सभी के ऊपर मैंने एग्जांपल करके दिखाया पिछले लेक्चर में, मैं अभी भी दिखा दूंगा वो वाले क्वेश्चंस, वो वाले आंसर्स जो मैं करवाया हूँ। तो फ्रेश इशू में टाइम क्या कंसिडर करेंगे, डेट ऑन विच कंसिडरेशन बिकम रिसीवेबल, जिस दिन कंसिडरेशन मिला है उस दिन से हम लोग मानेंगे टाइम को कि आउटस्टैंडिंग इस दिन से हमारे पास रहा। फिर उस दिन से लेकर अगर कैलेंडर ईयर है तो 31 दिसंबर तक कैलकुलेट करेंगे टाइम, और अगर फाइनेंशियल ईयर है तो 31 मार्च तक कैलकुलेट करेंगे कि कितने महीने या कितने दिन हमारे पास शेयर रहे हैं। यहाँ पे है डिडक्ट बायबैक एज रिवर्स ऑफ फ्रेश इशू, अगर कोई बायबैक हो जाता है तो उसको बस डिडक्ट कर देना, बस रिवर्स कर देना फ्रेश इशू का। फिर दूसरे नंबर पे बोला बोनस इशू, बोनस इशू में क्या, बोनस इशू में डेट रेलिवेंट नहीं होता, उसको कंसीडर करो फॉर कंप्लीट ईयर। राइट इशू में डेट व्हेन कंसिडरेशन बिकम रिसीवेबल इज रेलिवेंट फॉर पेड पार्ट ऑफ राइट इशू एंड फॉर बोनस पार्ट डेट इज नॉट रेलिवेंट। हम लोग जानते हैं कि जब भी राइट इशू होता है तो कंपनी क्या करता है, सस्ते दाम पर शेयर इशू करता। राइट इशू में कंपनी क्या करता, सस्ते दाम पर शेयर इशू करता। उसमें कुछ पेड पार्ट होते हैं और कुछ बोनस पार्ट होते हैं। बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको पहले के लेक्चर में ये बात समझाया। तो जो पेड पार्ट है उसके लिए डेट रेलिवेंट होता है और बोनस पार्ट के लिए डेट रेलिवेंट नहीं होता। तो वही बात यहाँ लिखा है कि पेड पार्ट ऑफ राइट इशू के लिए डेट क्या रेलिवेंट है, एंड फॉर बोनस पार्ट डेट इज नॉट रेलिवेंट, उसको मानेंगे कि पूरा साल 12 महीना आउटस्टैंडिंग रहा है। तो अब है शेयर इशूड अपॉन कन्वर्जन ऑफ डेट, तो इसमें कब से मानेंगे हम लोग कि शेयर आउटस्टैंडिंग रहा, तो डेट व्हेन डेट सीजेस टू एग्जिस्ट, जिस दिन डेट जो है ख़त्म हो गया या फिर कन्वर्ट हो गया इक्विटी शेयर में, उस दिन से हम लोग मानेंगे कि हमारे पास आउटस्टैंडिंग रहा शेयर। शेयर इशूड इन कंसिडरेशन ऑफ इंटरेस्ट पेएबल, तो उसमें कब से लेंगे डेट, डेट व्हेन इंटरेस्ट पेएबल सीजेस टू एग्जिस्ट या कन्वर्टेड टू इक्विटी शेयर। अब शेयर्स इशूड ऑन एसेट एक्विजिशन, कोई एसेट एक्वायर किए, मान लो कोई लैंड बिल्डिंग वगैरह एक्वायर किए हैं या फिर किसी का बिजनेस एक्वायर किए हैं, तो कब से मानेंगे कि हमारे पास शेयर आउटस्टैंडिंग है, तो डेट ऑन विच सच एसेट्स आर एक्वायर्ड, जिस दिन वो एसेट एक्वायर किए हैं उस दिन से मानेंगे कि हमारे पास जो है शेयर आउटस्टैंडिंग है। तो जो इसका पिछला क्वेश्चन मैंने करवाया, जो प्रीवियस क्लास में मैंने इसका क्वेश्चन करवाया, वो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखो, ये क्वेश्चन मैंने पहले के 4 लेक्चर में करवाया है, जिसमें अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया हुआ था और बोल रहा था कि बेसिक अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करने के लिए अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में कुछ एडजस्टमेंट करना था। उसमें गलती थी, गलती क्या थी कि उन्होंने डेप्रिसिएशन का जनरल एंट्री जो है नहीं मारा था। तो पहले मैंने डेप्रिसिएशन उससे माइनस किया तो हमारा करेक्ट अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ गया। फिर उसमें से क्या माइनस हुआ, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, जो इंटरेस्ट है वो माइनस होगा। तो फिर आ गया क्या, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से हमने टैक्स एक्सपेंस को माइनस किया तो आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। फिर मैंने प्रेफरेंस डिविडेंड जो है वो माइनस किया। ये जो नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है इसका डिविडेंड 49,000 है, क्योंकि इसके बारे में कुछ भी नहीं बोला था तो इसीलिए हमने एज्यूम किया कि इसका डिविडेंड जो है डिक्लेयर हो गया। बहुत अच्छे से मैंने पहले भी समझा चुका हूँ इसको पहले के लेक्चर में। तो 7% नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड मैंने दे दिया, फिर 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का डिविडेंड दे दिया। तो फिर क्या बचा, अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। और जब अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर हमारा आ गया यहाँ पे 11,95,300, तो फिर मैंने उसको वेटेड एवरेज निकाल कर उससे क्या किया, बेसिक अर्निंग पर शेयर निकाल लिया। तो वेटेड एवरेज कैसे निकला था, यहाँ पे मैंने निकाला था, कैलकुलेट किया था वेटेड एवरेज ऑफ नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर। तो सबसे पहले जो ओपनिंग बैलेंस था 1 अप्रैल को, वो था हमारा 30,000 इक्विटी शेयर, जो कि पूरे 12 महीने के लिए आउटस्टैंडिंग रहा था। और 1 सितंबर को फ्रेश इशू हुआ था जो 7 महीने के लिए आउटस्टैंडिंग रहा था। 1 सितंबर को हुआ, इसीलिए हम लोग उसको कब से मानेंगे आउटस्टैंडिंग, 1 सितंबर से। 1 सितंबर से 31 मार्च तक जो 7 मंथ होते हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 7 महीना हुआ, इसीलिए 7 महीना हम वेट लिए हैं 7 महीना का। इसी तरीक़ा से फिर फ्रेश हुआ था 1 जैन को 50,000 शेयर। तो उसी तरीक़ा से हमने यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया था कि कैसे वेटेड एवरेज ऑफ नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर आता है, और यही हमारा कॉन्सेप्ट था। तो पहले का लेक्चर ज़रूर से ज़रूर कर लो, तो आज का जो ये थ्योरी है मक्खन की तरह क्लियर हो जाएगा, बहुत अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो चलो अब आगे की ओर देखते हैं। और पिछले लेक्चर में हमने ये भी प्रेफरेंस शेयर वाला भी कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर दिया था कि 2 प्रकार के प्रेफरेंस शेयर होते हैं, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, और इसका क्या क्या ट्रीटमेंट है वो सब मैंने बताया था।
मैंने ये कुछ क्वेश्चंस भी करवाए थे कि क्या पेमेंट जो है प्रेफरेंस डिविडेंड देना मैंडेटरी है, तो नहीं, ये सारा बात मैंने पहले ही बताया था और ये सारा कॉन्सेप्ट मैंने प्रेफरेंस डिविडेंड का पहले के लेक्चर में बता दिया था। तो पहले का लेक्चर ज़रूर से ज़रूर देख लो, मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ, तभी आज का लेक्चर बहुत अच्छे से मक्खन की तरह समझ में आएगा। और हम लोग देखते हैं कि ये ट्रीटमेंट ऑफ पार्टली पेड इक्विटी शेयर्स और शेयर्स हैविंग डिफरेंट फेस वैल्यू। अगर कोई ऐसा इक्विटी शेयर है जो पार्टली पेड अप है या फिर अलग अलग उसका फेस वैल्यू है, तो उसके लिए क्या, इंक्लूड सच शेयर इन बेसिक अर्निंग पर शेयर ओनली इफ दीज आर इंटाइटल्ड टू डिविडेंड। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट एज्यूम शेयर्स आर इंटाइटल्ड टू डिविडेंड। बोल रहा कोई पार्टली पेड अप शेयर है या फिर अलग अलग शेयर है जिसका अलग अलग फेस वैल्यू है, तो उसको बेसिक अर्निंग पर शेयर में तभी कैलकुलेट करो, मतलब वेटेड एवरेज जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तभी लेंगे जब वो इंटाइटल्ड टू डिविडेंड होगा। इसके ऊपर भी हमने एक बहुत धमाकेदार क्वेश्चन किया था। इन सच केसेज अर्निंग पर शेयर इज कैलकुलेटेड ऑन पर रुपी ऑफ शेयर कैपिटल बेसिस। Here all shares are converted into share of ₹1 each and EPS is calculated per rupee. Here EPS is recalculated based on its actual paid up या face value। अब ये बात जो है उन बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी जिन्होंने पिछला लेक्चर किया था जिसमें मैंने ये कॉन्सेप्ट उसको धमाकेदार तरीक़ा से समझाया था, और इसका आंसर भी देखो बहुत ही अच्छे से, बहुत ही आराम से हमने सॉल्व किया था। तो ये था उसका कॉन्सेप्ट। तो चलो अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। ये रहा हमारा 7th पॉइंट जिसमें है ट्रीटमेंट ऑफ बोनस इशू। बोनस इशू का क्या क्या ट्रीटमेंट है इसके बारे में बताया। बोनस शेयर आर इशूड विदाउट कंसिडरेशन। ये बात तो हम लोग जानते हैं, बिना कंसिडरेशन का इशू होता है, इसीलिए दीज बोनस शेयर्स डू नॉट इफेक्ट अर्निंग, ये भी मैंने बताया। टू कैलकुलेट बेसिक अर्निंग पर शेयर वी शुड कंसिडर बोनस शेयर्स सिंस बिगनिंग ऑफ पीरियड रिपोर्टेड। तो ये बात ही मैंने पहले बता रखा। इट मीन्स डेट ऑफ इशू ऑफ बोनस इज नॉट रेलिवेंट। बेसिक अर्निंग पर शेयर ऑफ प्रीवियस ईयर इफ बीइंग कैलकुलेटेड फॉर कंपेरेटिव बेसिस शुड ऑल्सो बी एडजस्टेड फॉर बोनस इफेक्ट। सच रेशियो इज कॉल्ड एडजस्टेड या रिकम्प्यूटेड या रीस्टेटेड रेशियो। इसका भी 100% कॉन्सेप्ट मैंने क्वेश्चन के साथ क्लियर किया था पिछले लेक्चर में। ये रहा उसका प्रूफ। इसीलिए मैं बार बार ध्यान दिला रहा हूँ आपका कि आप जाके पिछला लेक्चर देखो, जिसमें ये देखो बोनस इशू का पूरा 100% कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे क्लियर किया, वो भी क्वेश्चंस के साथ। और ये रहा हमारा इक्विटी शेयर्स इशूड अपॉन कन्वर्जन, यानी कि मान लो कोई हमारा कर्ज है, डेट है जो कन्वर्ट हो रहा है इक्विटी शेयर में, तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। कोई मान लो कोई एसेट खरीद लिए, बिजनेस खरीद लिए और उसके बदला में इक्विटी शेयर वगैरह इशू किए हैं। वेन एवर इक्विटी शेयर्स आर इशूड अपॉन कन्वर्जन ऑफ डेट और कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर देन कंसीडर डेट ऑफ कन्वर्जन, ध्यान दो, डेट ऑफ कन्वर्जन एज डेट ऑफ इशू and include it in basic earning per share from that date. Consider actual number of equity share issued upon conversion in calculation of basic earning पर शेयर। कंसीडर करो एक्चुअल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशू, जितना तुमने इशू किया उसको बेसिक अर्निंग पर शेयर में कैलकुलेट करो। इसके ऊपर भी धमाकेदार क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। देखो यहाँ पे लैंड बाय किए हैं जिसके बदला में हम लोग क्या इशू किए हैं, शेयर। ईसॉप इशू हुआ, इंटरेस्ट पेएबल जो हमारा डेट था वो कन्वर्ट हुआ था, प्रेफरेंस शेयर कन्वर्ट हो गया इक्विटी शेयर में। ये सारा जो हमारा कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट है इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन में कवर किया था। तो ये था हमारा एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट, और चलते हैं आगे की कॉन्सेप्ट की तरफ। और अब हम लोग देखते हैं थ्योरी किसका, ट्रीटमेंट ऑफ राइट इशू। राइट इशू को भी मैंने प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से कवर किया, पूरे एग्जाम्पल पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। वेन एवर एनी एंटिटी इशूज राइट शेयर फॉलोज स्टेप्स आर अप्लाइड। कौन कौन सा स्टेप्स जो है, ये 3 स्टेप जो है अप्लाई होता है जब भी कोई कंपनी राइट इशू को इशू करेगा। तो सबसे पहला स्टेप है कैलकुलेट करो फेयर वैल्यू एक्स राइट। फेयर वैल्यू एक्स राइट का मतलब जब राइट इशू हुआ उसके बाद फेयर वैल्यू क्या, यहाँ पे एक्स का मतलब है बाद, एक्स राइट मतलब राइट इशू होने के बाद। तो उसका फॉर्मूला क्या,
नंबर ऑफ शेयर बिफोर राइट इंटू फेयर वैल्यू कम राइट प्लस, और यहाँ पे कम का मतलब है पहले, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ शेयर बिफोर राइट इंटू फेयर वैल्यू कम राइट, तो ये हमारा आता है नेट एसेट बिफोर राइट इशू, राइट इशू के पहले का नेट एसेट। इसका भी कॉन्सेप्ट मैंने पिछले लेक्चर में बताया। फिर प्लस कर देंगे उसमें राइट इशू प्लस राइट शेयर प्लस राइट का प्राइस, फिर डिवाइड कर देंगे उसको नंबर ऑफ शेयर बिफोर राइट प्लस राइट का शेयर, तो ये हमारा यहाँ से आएगा थ्योरेटिकल फेयर वैल्यू एक्स राइट। फिर आता है दूसरा स्टेप। दूसरे स्टेप पर हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं पेड पार्ट एंड बोनस पार्ट। तो पेड पार्ट के लिए मैंने ये फॉर्मूला बताया, राइट शेयर इनटू राइट प्राइस बाय थ्योरेटिकल फेयर वैल्यू एक्स राइट, राइट इशू के बाद थ्योरेटिकल प्राइस क्या वो। फिर बोनस पार्ट क्या है, राइट शेयर माइनस पेड पार्ट। और फिर स्टेप 3 में कंसीडर करेंगे पेड पार्ट ऑफ राइट इशू फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, जिस डेट को इशू हुआ उस डेट से कंसीडर करेंगे पेड पार्ट को, और बोनस पार्ट जो है राइट शेयर का उसको फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड से मानेंगे। और क्या यहाँ पे एक नोट है, इफ क्वेश्चन हैज प्रीवियस ईयर डेटा ऑलवेज कैलकुलेट री स्टेटेड या री कंप्यूटेड ईपीएस। तो ये था हमारा राइट इशू का कॉन्सेप्ट, जिस पर हमने भर भर के क्वेश्चन किए हैं, और भी हम लोग ICAI के मैथ से करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर का MTP RTP करने वाले हैं। ये देखो, ये था जो हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था राइट इशू का कॉन्सेप्ट, कि राइट इशू में क्या होता है, कंपनी कम दाम पर शेयर इशू कर रही होती है, और फिर मैंने उसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझाया था। दो तीन मेथड से हमने आपको राइट इशू को कैलकुलेट करने के लिए बताया था। पूरा कॉन्सेप्ट जो है हमने राइट इशू का पिछले लेक्चर में कवर किया है। तो आगे की लेक्चर में जो है आज मैं यहीं तक थ्योरी रखता हूँ। अगले लेक्चर में मैं ICAI का क्वेश्चंस करूँगा, जो कि बहुत ही मज़ेदार और धमाकेदार होने वाला है। और अगला लेक्चर सिर्फ उन्हीं के लिए डेडिकेटेड है जो पिछला 4-5 लेक्चर EPS का करे हुए हैं, या फिर जिसने नहीं किया है वो आज जाकर कर लो, फिर अगला लेक्चर करना। मक्खन की तरह अपने आप सवाल बन जाएगा, मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो सकता है आ जाए, इसीलिए मैं उसको डिस्कस कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।